सो यस, टॉकिंग अबाउट दिस लेक्चर, हम इस लेक्चर के अंदर हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि हम इंटीग्रल सिस्टम सीखेंगे एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम जो है वो क्या होता है वो सीखने वाले हैं। तो हमारा फ्लो जो है वो लेक्चर का क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम जो है वो ये सीखेंगे कि इंटीग्रल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, नॉन इंटीग्रल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। एंड देन हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि हम जो है जर्नल एंट्रीज जो है सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज जो है वो कैसे करी जाती है नॉन इंटीग्रल सिस्टम के अंदर। एंड फिर माइनर चेंजेस के साथ में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस होते हैं इंटीग्रल सिस्टम के अंदर। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा नॉन इंटीग्रल सिस्टम के अंदर जो है वो कैसे जर्नल एंट्रीज जो है पास करी जाती हैं एंड क्या माइनर जो है चेंजेस जो हैं वो होंगे इंटीग्रल सिस्टम के अंदर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो इससे आपकी इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी जो है वो उसके अंदर कैसे जर्नल एंट्री पास करी जाती है वो भी पता चल जाएगा। देखो, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है लेजर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना, बट क्या लेजर अकाउंट जो है प्रिपेयर करे जा सकते हैं विदाउट जर्नल एंट्रीज? द आंसर इज थोड़ा सा ट्रिकी जो है वो पड़ जाता है एंड कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जो है पहले जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे एंड देन जो है हम लेजर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। जर्नल एंट्रीज को हम लेजर अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे, पोस्टिंग कर देंगे। एंड इंस्टेड कभी कभार जो है वो क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो हमसे पूछता भी है कि आप जर्नल एंट्रीज जो है करके दिखाओ। तो उस केस के अंदर हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है कि अगर हमने जर्नल एंट्रीज जो है अच्छे से कर रखी हो, सीख रखी हो। एक बार आपने जर्नल एंट्रीज जो है अच्छे से कर ली, सीख ली, तो आपको जो है वो लेजर अकाउंट्स प्रिपरेशन में जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका अच्छे से लेजर जो है वो टैली भी हो जाएगा। देन हमारा जो है वो लास्ट में जो है वो मैं इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको ऐसे लेजर अकाउंट्स बताऊंगा जिनका क्लोजिंग बैलेंस होता है एंड जिन लेजर अकाउंट्स का जो है वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। तो वो हमारा लास्ट में जो है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि हम वो सबसे लास्ट में वो चीज़ सीखेंगे। सो ये सब कुछ जो है वो हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग द इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम? सो वट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम सीखने जा रहे हैं इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम के बारे में जो है वो सीखने जा रहे हैं। इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम के बारे में हम जो है वो सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बात समझो, जितनी भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बातें करते हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, वो सारी की सारी स्टेटमेंट बेस्ड होती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो भी हम बातें करते हैं वो कैसी होती है, स्टेटमेंट बेस्ड होती हैं। और अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर स्टार्टिंग से ही हमें क्या समझाया गया था, पहले जो है वो जर्नल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, फिर उसकी जो है वो पोस्टिंग वगैरह होती है। तो उस पोस्टिंग के बेसिस पर जो है वो लेजर अकाउंट बनता है, देन जो है वो हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बनता है एंड देन हमारा क्या बन जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है एंड जो है वो बैलेंस शीट वगैरह बन जाते हैं। ये क्या है, हमारी फाइनल अकाउंट जो है वो क्या बन जाती है, फाइनल अकाउंट्स का क्या होता है, प्रिपरेशन जो है वो किया जाता है। आई होप आपको इतनी सी बात जो है समझ में आ गई होगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड होती है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैं बात करूँ तो एंट्रीज को पोस्ट करा जाता है लेजर में एंड लेजर को जो है वो फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाता है, फिर देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। और यहाँ पर ये जो फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन हो रहा है इसी के बेसिस पर जो है वो क्या करी जाती है, रिपोर्टिंग करी जाती है। लेकिन मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करी जाती है। बट अगर आप मान लो कॉस्ट अकाउंटिंग के पूरे रिकॉर्ड्स रखना चाहते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग के फुल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना चाहते हो, तो आपको कौन सा जो है चैप्टर जो है वो काम आने वाला है, ये वाला इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम जो है वो आपकी मदद करने वाला है। ये वाला चैप्टर जो है वो आपकी मदद करने वाला है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के पूरे रिकॉर्ड्स जो है वो रखना चाह रहे हो तो आपको ये वाला चैप्टर मदद करेगा। क्वेश्चन ये आ जाता है इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम में, सबसे पहला क्वेश्चन कि इंटीग्रल सिस्टम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल का मतलब क्या है। क्वेश्चन ये आ जाता है इंटीग्रल का मतलब क्या है, यही क्वेश्चन आया सबसे पहले। यूजुअली हमारे को पता ही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो ये दोनों के दोनों जो है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों का जो है वो यूजुअली जो है वो क्या होता है, इनके अंदर अलग अलग प्रॉफिट्स आ रहे होता है या सब कुछ जो है वो अलग अलग चीज़ें तरीके से चल रही होती हैं। द रीज़न इज़ बिकॉज इसके अंदर जो है वो वैल्यूएशन एंड टेक्निक अलग तरीके से होती है
एंड जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो है वो वैल्यूएशन टेक्निक्स और तरीके जो है वो अलग अलग हैं। तो इसी वजह से दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है। ये बात मैंने आपको जो है ABC कॉस्टिंग में भी सिखाई थी और उसमें भी सिखाई थी। बेसिकली मैंने आपको रिकन्सिलेशन में जो है सिखाई थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस होता है। ABC में तो बहुत माइनर समझाई थी, लेकिन मैंने मेजर जो है वो आपको ये रिकन्सिलेशन में समझाई थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न बीइंग कि दोनों में जो है वो इसका जो है वैल्यूएशन करने का तरीका अलग है, टेक्निक्स अलग है यहाँ पर भी, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी वैल्यूएशन का करने का तरीका अलग है और टेक्निक्स जो है वो अलग है। दैट्स वाई डिफरेंस जो है वो आता है। बट अगर मान लो मैनेजमेंट जो है वो ऐसा सोचे कि हमें जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स दोनों को अलग अलग मेंटेन नहीं करना है, क्या अलग अलग हमारे को मेंटेन करना है? द आंसर इज़ नो। मैनेजमेंट जो है वो ये सोच रही है कि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम जो है वो इन दोनों को जो है वो अलग अलग मेंटेन करें। वो जो है वो इन्हें एक ही साथ मेंटेन करना चाह रही है। तो वहाँ पर जो है वो जो सिस्टम जो है वो काम आएगा वो आएगा इंटीग्रल सिस्टम, जहाँ पर जो है वो क्या करा जाएगा, ओनली वन सेट ऑफ बुक्स जो है वो मेंटेन करी जाएंगी। ओनली वन सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड। ओनली वन सेट ऑफ बुक्स जो है वो क्या करी जाती है, मेंटेन करी जाती है इंटीग्रल सिस्टम के अंदर। मतलब दो सेट ऑफ बुक्स जो है वो नहीं बनाई जाएंगी, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अलग एंड जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलग। द आंसर इज नो। ओनली वन सेट ऑफ बुक्स जो है वो बनाई जाएगी, ऐसा इंटीग्रल सिस्टम जो है वो हमारे को बोलता है। क्वेश्चन आ जाता है फिर नॉन इंटीग्रल सिस्टम क्या होता है। देखो नॉन इंटीग्रल सिस्टम समझो। नॉन इंटीग्रल सिस्टम में अगर नॉन इंटीग्रल सिस्टम जो है वो क्या कहता है कि अगर मान लो मैनेजमेंट चाहती है कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड जो है वो अलग रखना चाहती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अलग रखना चाहती है, वो दोनों के रिकॉर्ड जो है वो दोनों सेट ऑफ बुक्स को अलग अलग प्रिपेयर करना चाहती है, अलग अलग प्रिपेयर, ये अलग बनेगी ये अलग बनेगी, इसका प्रॉफिट जो है वो अलग आ रहा होगा, यहाँ पर भी प्रॉफिट जो है वो अलग आ रहा होगा, तो दोनों को जो है वो अलग अलग मेंटेन करना चाहती है एंड दोनों के प्रॉफिट जो है वो वहाँ पर अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पर दो सेट ऑफ बुक्स जो है वो बनाई जाएंगी, एक तो कॉस्ट के हिसाब से बनाई जाएंगी और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड जो है वो बनाए जाएंगे। तो दो सेट ऑफ बुक्स जो है वो बनाई गई, एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाली और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली। आई होप आपको जो है इतनी बात समझ में आ रही होंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से दो सेट ऑफ बुक्स जो है वो अलग अलग मेंटेन करी जाएंगी। तो वो क्या होता है, नॉन इंटीग्रल सिस्टम होता है। यहाँ पर एक से सेट ऑफ बुक्स जो है वो मेंटेन नहीं हो रही, दो सेट ऑफ बुक्स जो है वो मेंटेन्ड हो रही हैं। तो अब हम जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉन इंटीग्रल सिस्टम से जो है वो सीख लेते हैं कि क्या नॉन इंटीग्रल सिस्टम में होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसी पे बनते हैं, नॉन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे बनते हैं एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। एंड जो है वो इंटीग्रल के अंदर बहुत ही कम बनते हैं। तो मैं आपको नॉन इंटीग्रल सिस्टम जो है वो बताऊंगा एंड उसके बाद में जो है वो मैं ये बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस होगा, तो उसके हिसाब से आप इंटीग्रल को अपने आप ही आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले जो है वो लेट अस डिस्कस नॉन इंटीग्रल सिस्टम। लेट अस डिस्कस नॉन इंटीग्रल सिस्टम। लेट अस डिस्कस नॉन इंटीग्रल सिस्टम। ठीक है, हम क्या सीखने जा रहे हैं, नॉन इंटीग्रल सिस्टम के बारे में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम में जो है वो इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के आ सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर इसके अंदर वो जो है वो एग्जामिनर जो है वो आपसे लेजर अकाउंट भी जो है वो पूछ सकता है एंड जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकता है। नंबर एक बात, ठीक है, या तो वो जो है जनरल अकाउंट जो है वो लेजर वगैरह पूछ लेगा, या तो वो जो है वो जर्नल एंट्रीज वगैरह भी जो है वो पूछ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें वो पूछ सकता है एग्जामिनर नॉन इंटीग्रल सिस्टम में। सो आई होप आपको अब एक बात समझ में आ गई होगी कि हम जो है क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज को जो है वो सीख लेंगे एंड ताकि फिर लेजर अकाउंट्स तो अपने आप ही जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि उसकी पोस्टिंग ही तो जो है वो क्या होती है, लेजर अकाउंट के अंदर होती है। सीधा हम जो है वो अगर लेजर अकाउंट पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए हम पहले जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे एंड देन हम जो है वो उसकी पोस्टिंग जो है वो कर देंगे लेजर अकाउंट के अंदर। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहने वाला है, जनरल एंट्रीज को जो है वो क्या करना है, हमारे को स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारी जो है जनरल एंट्रीज जो है वो क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आइए सीखते हैं, हम जो है वो जनरल एंट्रीज जो है वो सीखते हैं। आर यू गाइज रेडी? चलो जनरल एंट्रीज सीखते हैं। अभी हम जो जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे, उन जनरल एंट्रीज को अगर हमारे को ठीक से करना है तो हमारे को अपने दिमाग में क्या रखना पड़ेगा, कॉस्ट शीट को रखना पड़ेगा। कॉस्ट शीट को आप अपने दिमाग में रखना, आपकी जनरल एंट्रीज गलत नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको जो है वो अपने दिमाग में क्या रखना है, कॉस्ट शीट को रखना है।
एंड अगर आपने दिमाग में कॉस्ट शीट रखी तो आपकी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सही होंगी, कोई दिक्कत वाली बात रहेगी ही नहीं। बट अगर आपने जो है वो बिना कॉस्ट शीट को दिमाग में रखे जो है वो करोगे तो हो सकता है आपको जो है कुछ दिक्कत हो। सबसे पहले याद करने की कोशिश करो कॉस्ट शीट वगैरह के अंदर टोटल कितने खर्चे होते थे, टोटल एक्सपेंसेस कितने होते थे। डायरेक्ट मटेरियल, वेट अ सेकंड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एक तो हो गया हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। देन आ जाता है हमारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन आ जाता है हमारे पास में फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसके बाद में क्या आ जाता है हमारे पास में, फैक्ट्री ओवरहेड्स। देन आ जाता है हमारे पास में एडमिन ओवरहेड्स। एंड फाइनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये कितने खर्चे होते थे, 6 खर्चे होते हैं। एंड ये सारे के सारे 6 खर्चों के तो ये हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे। एंड उसके अंदर हम जो है फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो सीखेंगे। जैसे मान लो मटेरियल है तो मटेरियल का परचेज होगा तो क्या एंट्री पास होगी, मटेरियल का परचेज रिटर्न होगा तो क्या एंट्री होगी। तो ऐसे करके हम सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल के बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं। मटेरियल के बारे में जो है वो हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट पिकअप कर लेते हैं, देखो कॉन्सेप्ट पिकअप कर लेते हैं मटेरियल का। कॉन्सेप्ट जो है वो हम पिकअप कर लेते हैं मटेरियल का। अगर हम मटेरियल को जो है वो परचेज करते हैं तो क्या होगा, अगर हम मटेरियल को क्या कर लेते हैं, परचेज करते हैं, तो हम क्या जर्नल एंट्री जो है वो पास करेंगे। ये सोचो क्या जर्नल एंट्री पास करोगे आप। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह की बात करूं तो हम जब मटेरियल खरीदते हैं तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, या फिर जो है वो कैश और बैंक अकाउंट। अगर मान लो जो है वो अगर आपने क्रेडिट पे सामान जो है खरीदा है तो हम जो है वो किसको जो है करते थे, क्रेडिटर अकाउंट को। एंड अगर हमने जो है वो कैश या बैंक के से करा है परचेज तो क्रेडिट हो जाता था कैश या फिर बैंक अकाउंट। आई होप आपको जो है वो ये बात अच्छे से याद आ गई होगी। सबसे पहले एक बात समझो, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है वो जिसे हम परचेज कहते हैं, जिसे हम परचेज कहते थे उसका नाम क्या रहेगा, जिसे हम जो है वो परचेज कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह के अंदर। तो कॉस्ट अकाउंट्स में जो है उसे परचेज ना कह के उसे जो है वो क्या बोला जाता है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये बोला जाता है। उसका नाम क्या रहता है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंस ये परचेज जो है वो एक एक्सपेंस होता है एंड स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, देखो कंट्रोल वर्ड लगा दिया तो यहाँ पर जो है वो एक तरह से ये भी रिप्रेजेंट होता है कि हमारे इस खर्चे को, हमारे को क्या करना है, इस खर्चे को कंट्रोल करना है। तो आइए और समझते हैं। अब एक बात जो है वो क्लैरिटी से समझ के चलो। मैंने आपको ये बोला है कि हम अभी कौन सा जो है वो सिस्टम पढ़ रहे हैं, नॉन इंटीग्रल सिस्टम जो है वो पढ़ रहे हैं। नॉन इंटीग्रल सिस्टम जो है वो क्या कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स अलग हैं एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। दोनों को आपस में जो है वो कुछ भी लेना देना है या नहीं है, द आंसर इस दोनों को आपस में जो है वो कुछ भी लेना देना नहीं है। देखो नॉन इंटीग्रल सिस्टम जो है वो ना दो चीज़ों को जो है वो इग्नोर करता है। वो कहता है कि पर्सनल अकाउंट्स का हमें कुछ नहीं करना, अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करूँ, एंड रियल अकाउंट्स का जो है वो हमारे को कुछ नहीं करना। हमने सामान परचेज करा तो हम जो है वो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया कि हमने उसे कहाँ पर डेबिट कर दिया, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात करूँ तो अगर हम परचेज जो है वो क्रेडिटर से करते थे तो टू क्रेडिटर या फिर कैश कर देते थे। लेकिन चाहे वो क्रेडिटर हो या फिर वो कैश हो, दोनों के दोनों जो है वो या तो वो पर्सनल अकाउंट है या तो वो रियल अकाउंट है। तो हम जो है वो क्या करेंगे, हम उसे इग्नोर करके चलेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो ऐसा बोलती है, वो कह रही है कि पर्सनल और रियल अकाउंट्स को जो है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारा काम था, हमने खर्चा करा, हमने खर्चे को रिकॉर्ड कर दिया, हमने खर्चे को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया डेबिट करके। अब सवाल उठता है कि क्या जो है पर्सनल और रियल अकाउंट को जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं करा जाएगा। द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं है कि जो है वो नहीं रिकॉर्ड करा जाएगा। द आंसर इज़ कि जो है वो सारे के सारे पर्सनल और रियल अकाउंट के लिए हमने जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो ऐसा बोलती है कि हम जो है वो अलग अलग बाइफोकेशन जो है वो नहीं करेंगे। रिमेंबर वन थिंग कि हम जो है नॉन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और ये क्या कह रहा है कि हम पर्सनल और रियल अकाउंट को अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे क्रेडिट में कहाँ पर क्रेडिटर आ रहा है, कहाँ पर कैश आ रहा है। यहाँ पर एक सिंगल अकाउंट जो है वो क्या कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। एक सिंगल अकाउंट जो है वो खोल दिया जाएगा और उस सिंगल अकाउंट का नाम क्या होगा, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट
नाम से जो है वो हम क्या कर देंगे, एक जो है वो लेजर अकाउंट जो है वो क्या कर देंगे, ओपन जो है वो कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या रहने वाली है, जब हम मटेरियल परचेज करेंगे हमारी एंट्री रहने वाली है, आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आई गई होगी कि क्या एंट्री रहने वाली है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर कैश, या फिर जो है वो अगर क्रेडिट पे सामान खरीदा तो क्रेडिटर। लेकिन अगर मटेरियल अगर हमने परचेज करा है तो फिर परचेज जो है वो कहाँ पर जाती है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाता है। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब एक बात समझो, ये जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट है ना, इसे कॉस्ट लेजर कंट्रोल भी बोला जाता है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल भी जो है वो क्या कहा जाता है, बोला जाता है। अब एक बात जो है समझ के चलना, जहां पर भी जो है खर्चों की बात होगी ना, सेम यही प्रोसेस जो है वो चलने वाला है, सेम यही जनरल एंट्री जो है वो होने वाली है। हम क्या करेंगे उस केस के अंदर जहां पर भी खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस टू जीएलए, एक्सपेंसेस टू जीएलए, एक्सपेंसेस टू जीएलए, यही अप्रोच जो है वो रहने वाली है। ठीक है, तो ये मेरे को बार बार मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, आपको बस एक बार अच्छे से समझ लेना है कि जहाँ पर भी खर्चों की बात होगी तो एक्सपेंसेस टू जीएलए जो है वो पहली एंट्री रहने वाली है। मतलब खर्चे का नाम हम डेबिट करेंगे टू जीएलए। तो ऐसे ही अगर मैं वेजेस की बात करूं, जो सेकंड पॉइंट था यहाँ पर वेजेस का जो मैंने अभी बताया था, तो वेजेस के अंदर एंट्री क्या होगी, सोच के देखो। एंट्री हो जाएगी वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वेज एक्सपेंस जो है वो कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो उसके अंदर एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस की एंट्री बताओ क्या होगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। ऐसे ही अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर एक्सपेंसेस होंगे तो उसको जो है वो उसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस की एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। ऐसे ही अगर मैं जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की बात करूं, उसके खर्चे की बात करूं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की बात करूं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। तो खर्चे के नाम को डेबिट कर दो एंड टू जीएलए कर दो, सिंपल सा लॉजिक वही है। और छः के छः केसेस में जो भी एक्सपेंस की एंट्री होगी वो ऐसे ही होगी। एक बात समझो, अभी हमने कौन सी एंट्री करी, परचेज की एंट्री करी। अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लो परचेज रिटर्न जो है वो हो, अगर परचेज रिटर्न का केस बन जाता है, लेट अस टेक अ फ्रेश पेज। अगर मान लो यहीं पर जो है वो परचेज रिटर्न जो है वो हो, परचेज नहीं हो रही है, अब क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न जो है वो हो रहा है। परचेज रिटर्न अगर हो रहा है तो अगर परचेज रिटर्न होगा तो क्या कर देंगे हम, जो एंट्री हमने परचेज के अंदर पास करी थी उसी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, परचेज के टाइम पे हमने क्या करी थी एंट्री, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। अब परचेज रिटर्न के टाइम पे क्या करेंगे, जीएलए डेबिट हो जाएगा टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, जीएलए टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कर देंगे। मतलब वही एंट्री जो परचेज की थी, परचेज रिटर्न के टाइम पे क्या कर देंगे, उस एंट्री को जो है वो रिवर्स कर देंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न हो गई है। सबसे पहले एक बात समझो, चाहे ये परचेज हो चाहे परचेज रिटर्न हो, हम किसके कंटेक्स्ट में बात करिए, अभी हमने मटेरियल के केस में। अब मैं बात करता हूँ मटेरियल है, तो मटेरियल के अंदर जो है वो लॉस भी हो सकता है। लॉस जो है वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक तो नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। तो हम अब सीखते हैं मटेरियल का अगर नॉर्मल लॉस होगा तो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, और मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस होगा तो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, वो सीखते हैं। सिंस जब हमने मटेरियल परचेज करा तो हमने जो मटेरियल को जो भी परचेज करा था उसे डेबिट करा था। अब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है का मतलब क्या है कि मटेरियल जो है वो जा रहा है, यहाँ से जो है वो जा रहा है, निकल रहा है यहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो स्टोर लेजर कंट्रोल था जब हमने परचेज करा तो डेबिट किया था, जब लॉस हो रहा है तो वो जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, एक तरह से नॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो हम उस केस में जो है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, नॉर्मल लॉस के केस में भी एंड एबनॉर्मल लॉस के केस में भी। अब डेबिट क्या करेंगे नॉर्मल लॉस के केस में एंड एबनॉर्मल लॉस के केस में डेबिट क्या करेंगे वो समझते हैं। देखो मैंने क्या बोला आपको, देखो मटेरियल का जब भी लॉस होगा, देखो लॉस कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के, एक तो हो गया हमारे पास में नॉर्मल लॉस और एक होता है हमारे पास में एबनॉर्मल लॉस। चाहे वो लॉस नॉर्मल वाला लॉस हो या फिर एबनॉर्मल लॉस हो, दोनों में से कोई भी लॉस हो, हमारे को क्रेडिट जो है वो किसे करना है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इधर भी एंड इधर भी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आया तो डेबिट एंड गया तो क्रेडिट। अब सिंस लॉस है तो क्रेडिट होगा,
मतलब वो जो है वो यहाँ पर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्या करा जाएगा, क्रेडिट करा जाएगा। अब एक बात समझो, अगर एबनॉर्मल लॉस का केस है तो हमारे को पता है कि वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही बुक होता है। किसके थ्रू बुकिंग होगी उसकी, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही जो है वो इसकी बुकिंग होने वाली है। एबनॉर्मल लॉस की बुकिंग जो है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही होगी। तो उस केस में जर्नल एंट्री जो है वो क्या होगी, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल लॉस की, तो नॉर्मल लॉस किसका हो रहा है, मटेरियल का। अगर मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको लेबर ओवरहेड्स वगैरह में भी आइडल टाइम पढ़ाते वक्त भी कहा था कि जब भी नॉर्मल ओवरहेड्स होता है तो वो किसका जो है वो नेचर ले लेता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का नेचर ले लेता है। तो अब नॉर्मल लॉस है, तो अब बताओ डेबिट जो है वो किसे करेंगे, डेबिट जो है वो हम करेंगे, ये चार्ज जो है वो कहाँ से कर देंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट से जो है वो हम इसे डेबिट कर देंगे या फिर चार्ज कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एसएलसी, और एबनॉर्मल लॉस के केस में ये ऐसा होगा। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, हमेशा क्रेडिट तो एसएलसी ही होगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट जो कि जा रहा है। व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्या हो रहा है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट। नॉर्मल लॉस हो एबनॉर्मल लॉस हो, दोनों के केस में जो है वो बाहर जा रहा है एक तरह से मटीरियल, मतलब लॉस हो रहा है एक तरह से, लॉस है तो मतलब वो बाहर जा रहा है। आप इसे जो है वो एक दूसरे सेंस में ये भी सोच सकते हो, तो इसीलिए हमने क्रेडिट कर दिया। अब चाहे वो नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस हो, नेचर जो है वो लॉस का कुछ भी हो, डेबिट जो है वो मतलब नेचर ऑफ लॉस पर ही जो है वो डिपेंडेंट होगा कि डेबिट क्या होगा। अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, एंड अगर नॉर्मल लॉस होगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। अब एक बात समझ के चलो, जितने भी खर्चे होंगे उनके सभी की जो है वो दो एंट्री होने वाली है। एक तो होगी खर्चे की एंट्री, एंड दूसरी होगी हमारे पास में एब्जॉर्प्शन की एंट्री। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जितने भी खर्चे होंगे उनकी दो एंट्री होने वाली है, एक तो खर्चे की एंट्री और एक होगी एब्जॉर्प्शन की एंट्री। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि चार्ज की एंट्री बोल लो, आप रिकवरी की एंट्री बोल लो, मतलब एब्जॉर्प्शन की एंट्री बोल लो, या तो उसका दूसरा नाम रिकवरी की एंट्री जो है वो बोल लो, या फिर जो है वो चार्ज की एंट्री बोल लो। तो एक तो खर्चे की एंट्री होगी और एक एब्जॉर्प्शन की एंट्री होगी, तो हमारे को दोनों एंट्री पास आउट करनी है। अब अभी अभी हम जो है वो किसी पर हैं, मटेरियल पर ही हैं अभी भी हम। अभी हमने मटेरियल के अंदर परचेज का सीखा, जर्नल एंट्री क्या होती है मटेरियल के अंदर, मटेरियल होगा तो उसकी परचेज की एंट्री क्या होगी वो हमने सीख ली। मटेरियल के अंदर परचेज रिटर्न होगा तो उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। देन हमने जो है सीखा लॉस, जो है दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। किसके लॉस की बात कर रहे हैं, मटेरियल के ही लॉस की बात कर रहे हैं। अगर मटेरियल का जो है वो नॉर्मल लॉस होगा तो ये एंट्री, मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस होगा तो ये वाली एंट्री। अब हमारे को जब हम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं या तो रिकवर कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे को देखना है कि हम जो है वो डायरेक्ट मटेरियल का जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल का कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल के केस में जो है वो अलग एंट्री होती है, एंड इनडायरेक्ट मटेरियल के केस में भी अलग एंट्री होती है। एक लॉजिक जो है वो समझ के चलो, जब हमने खर्चे को करा तो हमने क्या करा, उस खर्चे को क्या करा था, डेबिट करा था कि नहीं करा था। परचेज, जब हम मटेरियल के खर्चे को करा था हमने उस खर्चे को डेबिट किया था, नहीं करा था। मैंने आपको बोला था कि जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह के अंदर मटेरियल का जो भी खर्चा होगा उसको कहाँ पे डाल देंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर डालेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर नहीं डालेंगे, वो फाइनेंशियल अकाउंट डालता है। ठीक है, कि जो है परचेज लिखता है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हमने खर्चे को क्या करा था, डेबिट करा था। अब जब हम अगर मान लो उसका एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, उसको रिकवर कर रहे हैं उस खर्चे को, तो उस खर्चे को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हम यहाँ पर जो है वो क्या कर देंगे, एसएलसी अकाउंट जो है क्रेडिट कर देंगे, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल का हो बात हो, जनरल एंट्री हो, या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल की जनरल एंट्री हो, दोनों ही केस में एसएलसी को क्या करा जाएगा, क्रेडिट करा जाएगा। ऐसे ही जब मैं आपको वेजेस का पढ़ाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा वहां पर कि वेजेस जो है वो वेजेस का एब्जॉर्प्शन होगा, तो बताओ कौन से अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करा जाएगा, वेज कंट्रोल अकाउंट को जो है वो वहां पर हम क्रेडिट करने वाले हैं। अगर वेजेस की बात करूं तो वेजेस की जब एब्जॉर्प्शन करी जाएगी तो उसके अंदर वेज कंट्रोल अकाउंट को जो है वो क्या करा जाएगा, क्रेडिट करा जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसी मैं बात करूं, मतलब यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट लेबर को जो है वो वेजेस भी कहते हैं, तो वेजेस के केस में वेजेस का एब्जॉर्प्शन होगा तो किसको करा जाएगा, क्रेडिट, वेज कंट्रोल अकाउंट को। ऐसी अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की रिकवरी की बात करूं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एब्जॉर्प्शन को हम कहाँ पर क्रेडिट करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एब्जॉर्प्शन को जब हम जनरल एंट्री उसकी पास करेंगे तो क्रेडिट क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद में आप बताओ प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड के केस में जो है किसको जो है क्रेडिट करेंगे। द करेक्ट आंसर इज प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
तो फैक्ट्री ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर हम किसे क्रेडिट करेंगे, हम प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जब हम इसकी एब्जॉर्प्शन की एंट्री पास करने वाले हैं। हमने सारे के सारे की जो है वो एक्सपेंसेस की एंट्री तो पास कर ही ली है, मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन ओवरहेड की। बताओ चलो एक्सपेंसेस की एंट्री क्या मैंने आपको बताई थी, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, और सॉरी हाँ टू जीएलए, हमने एक्सपेंस की एंट्री बताई थी। एंड अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के केस में, मैंने आपको एक्सपेंस की एंट्री क्या बताई थी, डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। और एब्जॉर्प्शन के अंदर मैंने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन जब भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, लेबर का, डायरेक्ट मटेरियल का या फिर किसी का भी हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो क्रेडिट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जब भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन के केस में जो है वो अगर मान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हो रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स का हो रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसे ही अब अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, सोच के बताओ क्या होगी। द करेक्ट आंसर इज कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के केस में हम जो है वो किसे क्रेडिट कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट को। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के केस में जो हम किसे क्रेडिट कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब एक्सपेंस करते हैं तो हमने खर्चे को क्या करा था और डेबिट करा था, और अब जब एब्जॉर्प्शन कर देते हैं तो उसी चीज़ को जो भी डेबिट करा होता है हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के टाइम पर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, राइट राइट। तो यहाँ तक हमारा जो है वो हमने एब्जॉर्प्शन के अंदर, हमने एब्जॉर्प्शन की जर्नल एंट्री के अंदर हमने क्रेडिट सीख लिया। डेबिट क्या होगा वो अब हम समझ लेते हैं सभी केसेस के अंदर। सबसे पहले जो है मटेरियल के अंदर ही आ जाते हैं, मटेरियल का एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट मटेरियल का हो रहा है या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल का हो रहा है, तो क्रेडिट तो हमने समझ लिया कि एसएलसी करेंगे, क्योंकि मटेरियल के केस में हमने डेबिट क्या करा था, एसएलसी करा था, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हमने करा था, और जो है क्रेडिट किसे करा था हमने, जीएलए को क्रेडिट करा था। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट किसे कर दिया, जो भी हमारा डेबिट हो रखा था एब्जॉर्प्शन के टाइम पर। मटेरियल के केस में एसएलसी जो डेबिट था तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया एब्जॉर्प्शन के टाइम पर। अब डेबिट क्या होगा वो सोचो और वो सीखते हैं। देखो इसके लिए सिंपल सा रूल है, इसके लिए सिंपल सा रूल है, अगर खर्चा है डायरेक्ट वाला, अगर जो है वो डायरेक्ट वाला है तो हम जो है सिंपल सा जो है वो क्या, किसको जो है वो यूज़ कर लेंगे, WIP कंट्रोल अकाउंट जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो उस केस में डेबिट क्या होगा, WIP कंट्रोल अकाउंट जो है वो क्या करा जाएगा, डेबिट करा जाएगा। देखो रूल सिंपल सा है, अगर है डायरेक्ट तो अगर एब्जॉर्प्शन जो है वो हम डायरेक्ट का कर रहे हैं तो डेबिट किसे करेंगे, WIP कंट्रोल अकाउंट को करने वाले हैं। तो ऐसे ही अगर मान लो जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो करा जा रहा है डायरेक्ट लेबर का, मतलब डायरेक्ट वेजेस का करा जा रहा है, तो बताओ एंट्री क्या होगी। क्रेडिट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एब्जॉर्प्शन का कि वेज कंट्रोल अकाउंट होता है, तो डेबिट क्या होगा, WIP कंट्रोल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट जो है वो एंट्री हो जाएगी डायरेक्ट लेबर के केस में, या तो आप बोलो डायरेक्ट वेजेस के केस में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, एब्जॉर्प्शन की, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट। तो अगर एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्ट का है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हो रहा है, तो क्या हो रहा है, किसे हम डेबिट करेंगे, WIP कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब एक बात समझो, हमारा डायरेक्ट मटेरियल को अगर ऐड कर दें, डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दें, फैक्ट्री ओवरहेड्स को जो है वो अगर हम ऐड कर दें, तो हमारी टोटल जो है वो कॉस्ट आ जाती है। अगर मैं उनमें से भी इन तीनों की बात करूं, अगर मैं उनमें से भी इन तीनों की बात करूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो वो जितना भी उसका खर्चा होगा, जितना भी उसका खर्चा होगा वो क्या सारा का सारा जो है वो डायरेक्ट नेचर का है। उसको हमने कहाँ पे डाल दिया, अभी मैंने आपको बताया ही है, उसको हमने डाल दिया WIP कंट्रोल अकाउंट के अंदर। एंड जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा है उसको भी हमने कहाँ पर डाल देंगे, WIP कंट्रोल अकाउंट के अंदर। अब होता क्या है ना, जैसे मान लो अगर हमने इसलिए टोटल खर्चा जो है वो करा, मान के चलो हमने जो है वो टोटल खर्चा करके चला 1 लाख रुपीज़ का जो है वो खर्चा करा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर हमने 1 लाख का खर्चा करा। एंड जो फिनिश गुड्स बन रहे हैं वो कितने के बन रहे हैं, वो 80,000 के ही बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 20,000 का जो है वो क्या है, WIP है। तो इस केस के अंदर जो है वो क्या करा जाएगा, इस केस के अंदर हमारा ये जो भी हमने जो वर्क इन प्रोग्रेस बनाया था ना, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जो है बनाया था, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा था, वो जो WIP है उस केस के अंदर हम जो WIP है हम उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, फिनिश गुड्स के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या करी जाएगी,
उसकी एंट्री पास होगी WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन की यही एंट्री रहने वाली है। तो एक बात समझो, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, ठीक है। ये मटेरियल का यहाँ पर अभी जो है वो डेबिट यहाँ पर रह गया। इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर क्या होगा, फॉर साइडवेज में आपको जो है ना एक बात बता देता हूँ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर क्या रहने वाला है, ताकि जो है वो बाद में थोड़ा सा ना स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो है वो लिख लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर हमने एक्सपेंस की हो एंट्री हो या फिर एब्जॉर्प्शन की एंट्री हो, दोनों ही हमने पढ़ ली है, ठीक है। हमने जो है वो दोनों की ही जो है वो जर्नल एंट्रीज पढ़ ली है। अगर एक्सपेंस होता है तो हम उस खर्चे को जो है वो डेबिट करते हैं। अब प्रोडक्शन ओवरहेड है या फैक्ट्री ओवरहेड है, तो एंट्री क्या डेबिट करी थी हमने, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड वहीं अगर मान लो इसी खर्चे की एब्जॉर्प्शन की बात होगी प्रोडक्शन ओवरहेड की, तो हमारा जो भी चीज़ डेबिट थी वो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है एब्जॉर्प्शन के टाइम में। तो कौन से अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करा जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट को जो है वो क्या करा जाएगा, क्रेडिट करा जाएगा। अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स का अगर मान लो डायरेक्ट खर्चा ही है माना जाएगा चारों को। एंड इस केस के अंदर जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसको जहाँ कहाँ पर जो है वो चार्ज कर दिया जाएगा, किस चीज़ को जो है वो डेबिट कर दिया जाएगा, WIP कंट्रोल अकाउंट को जो है वो क्या कर दिया जाएगा, इस केस के अंदर डेबिट जो है वो कर दिया जाएगा। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। अब एक बात समझो, जब हमारा जो WIP होता है ना, जो भी हमारा WIP है, कभी ना कभी तो वो कंप्लीट भी होगा। तो हम जो है वो क्या करेंगे, WIP को जो है फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स को जो है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो बताओ उसकी जनरल एंट्री जो है वो क्या रहने वाली है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के केस के अंदर ही, जहाँ पर जो है वो हमने ट्रांसफ़र करा कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स को, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट को अगर हम जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे तो जनरल एंट्री जो है वो क्या रहेगी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। फिनिश गुड्स को जो है वो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब हमारा जो है वो WIP था, WIP को ख़त्म हो जाएगा और WIP को हमने जो है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, तो फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। एंड अगर मैं मान के चलूँ 1 लाख के अंदर से सिर्फ 80,000 जो है वो WIP से निकल कर फिनिश गुड्स के अंदर गया है, तो इसका मतलब क्या है कि 20,000 का स्टिल जो है वो क्या रह गया, WIP रह गया है। 20,000 का स्टिल WIP जो है वो रह गया है, ठीक है। अब एक बात समझो, अब ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स था। ऐसी अभी हमने वेजेस भी पढ़ लिया, तो मैं उसकी भी जनरल एंट्रियाँ जो है वो लिखवा देता हूँ वेजेस की, समझ के चलो। देखो वेजेस के अंदर हमने क्या करा था, वेजेस के अंदर अगर खर्चा होता है, एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, इस रिस्पेक्टिव खर्चे को डेबिट कर दो टू GLA जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट, वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। एंड अगर एब्जॉर्प्शन होता है डायरेक्ट वेजेस का, अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है डायरेक्ट वेजेस का, तो उस केस में क्या होगा, अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है डायरेक्ट वेजेस का, तो एंट्री क्या पास होगी, WIP को जो है वो डेबिट करा जाएगा। मैंने आपको बोला ही है कि जो भी डायरेक्ट चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट ये वेजेस है, अभी मैं डायरेक्ट वेजेस की बात कर रहा हूँ, उसकी एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ, तो किसको डेबिट करेंगे, WIP कंट्रोल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे इन एवरी केस। एंड क्रेडिट किसे कर देंगे, जो चीज़ हमने जो है वो एक्सपेंस बुक करते टाइम डेबिट करी थी उसको एब्जॉर्प्शन के टाइम पे क्या करा जाता है, क्रेडिट। यहाँ पर एक्सपेंस बुक करते टाइम हमने वेज कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया था, तो एब्जॉर्प्शन के टाइम पर हम उसे ही क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक एब्जॉर्प्शन जो है वो इनडायरेक्ट वेजेस का भी होगा। एब्जॉर्प्शन जो है वो होगा, किसका होगा, इनडायरेक्ट वेजेस का होगा। अब जो भी इनडायरेक्ट वेजेस का एब्जॉर्प्शन होगा, उस केस के अंदर भी मैंने आपको क्या बताया था, क्रेडिट जो है वो क्या होगा, वेज कंट्रोल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, वेज कंट्रोल अकाउंट। क्यों, क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन के टाइम पर क्या होता है, जो चीज़ जो है वो खर्चे में डेबिट होती है वो ही क्रेडिट हो जाती है। तो चाहे डायरेक्ट वेजेस हो चाहे इनडायरेक्ट वेजेस हो, नेचर चाहे कुछ भी हो, क्रेडिट तो यही होगा, वेज कंट्रोल अकाउंट। अब बस जो है फ़र्क कहाँ रहेगा कि डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस के एब्जॉर्प्शन में डेबिट साइड पर जो है फ़र्क रहने वाला है, जो है डेबिट साइड पर जो है फ़र्क रहने वाला है। अभी हमारा क्या रह गया था, मटेरियल के अंदर हमने सारी जनरल एंट्रीज जो है सीख ली थी, बस एक इनडायरेक्ट मटेरियल के एब्जॉर्प्शन की रह गई थी।
अब एक बात समझ के चलो, इनडायरेक्ट मटेरियल के एब्जॉर्प्शन के अंदर एक बात समझ के चलो, ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, या तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, या तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा, या तो ये जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा। आई होप यू ऑल आर एग्रीड कि ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट खर्चा, या तो जो है फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, या तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा, या तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा। है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल का जो होगा वो किससे रिलेटेड हो सकता है, या तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, या तो वो किससे रिलेटेड हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो सकता है। तो एक बात समझो, अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है ना, तो उसे कहाँ पर चार्ज कर दो, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, क्योंकि फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में चार्ज कर दो। तो अगर फैक्ट्री से रिलेटेड होगा तो, और इनडायरेक्ट मटेरियल का एब्जॉर्प्शन का केस है, तो हम किसको डेबिट कर देंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को जो है वो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा तो डेबिट किसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एंड अगर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा तो किसको डेबिट कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। एंड सिमिलर लाइंस पर जो है वो वेजेस के, इनडायरेक्ट वेजेस का जो है वो एब्जॉर्प्शन करा जाता है। वेजेस भी जो है वो तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो इनडायरेक्ट वेजेस जो हैं वो किससे बिलोंग कर सकते हैं, फैक्ट्री से बिलोंग हो सकते हैं, या तो वो इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो किससे बिलोंग हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से बिलोंग हो सकते हैं, कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड है, या तो जो है वो इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो किससे रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड है। तो या तो वो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो वो जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे तो हम किसे डेबिट करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगे तो किसे डेबिट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे को, मतलब कहने का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंड अगर वो जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। तो ये हमारा केस किसका बन गया, ये हमारा केस जो है वो बन गया वेजेस का। एक हमारे पास में केस किसका आ जाता है, थर्ड केस आ जाता है हमारे पास में डायरेक्ट वेजेस का। तो मैं आपको डायरेक्ट वेजेस के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो अभी हमने किस किस का पढ़ लिया, डायरेक्ट मटेरियल पूरा फिनिश कर लिया, डायरेक्ट वेजेस हमने अपना पूरा खत्म कर लिया। तो ये जो 6 जो केस थे उसमें से हमने कौन से 2 केसेस खत्म कर लिए, ये जो 6 थे इसमें से हमने ये पढ़ लिया, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर पढ़ लिया। अभी हम जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी पढ़ लिया है, वो भी मैं आपको जो है वो लिखवा देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के केस के अंदर। तो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ पर तो इनडायरेक्ट नेचर का तो कुछ नहीं हुआ। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर एक तो एक्सपेंस और एक एब्जॉर्प्शन होगा, और दोनों ही केस के अंदर एंट्री क्या रहने वाली है वो सीख लेते हैं। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा है तब क्या एंट्री होने वाली है एक्सपेंस के टाइम पे, एंड एब्जॉर्प्शन के टाइम पर जो है वो क्या एंट्री रहने वाली है। तो समझो बात को, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंस के टाइम पर खर्चे के रिकॉर्डिंग के टाइम पर क्या एंट्री रहने वाली है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा है तो खर्चे को डेबिट कर दो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ से इसको रूट आउट करो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट से जो है वो हम इसे रूट आउट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था यहाँ पर कैश बैंक कुछ नहीं आएगा, ना रियल अकाउंट आएगा, ना जो है वो पर्सनल अकाउंट वगैरह कुछ नहीं आने वाला। पर्सनल और रियल अकाउंट नहीं आते यहाँ पर, जो है GLA से जो है रूटिंग करी जाती है। तो टू GLA, जैसा हमने मटेरियल और लेबर के जो है वो मटेरियल और लेबर या कह लो जो है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस के एक्सपेंस के अंदर भी जो है हमने क्रेडिट किसे करा था, GLA को, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो रियल अकाउंट और जो है पर्सनल अकाउंट नहीं आता। यहाँ पर जो है वहाँ पर भी क्या आता है, अगर जब भी खर्चा रिकॉर्ड होता है तो GLA से रूटिंग करी जाती है। तो रिस्पेक्टिव खर्चे को डेबिट करके टू GLA, एंड अगर एब्जॉर्प्शन होगा, खर्चा जो है वो एक्सपेंस के टाइम पे डेबिट करा, तो एब्जॉर्प्शन के टाइम पर उसी खर्चे को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट
ये हो जाने वाला है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन के टाइम पर। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। और हमारे पास में एब्जॉर्प्शन के टाइम पर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कहाँ से रूटिंग होगी, कहाँ से रूटिंग होगी, WIP कंट्रोल अकाउंट से जो है वो रूटिंग करी जाएगी। सिंस वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा है तो रूटिंग कहाँ से करी जाएगी, जो है डायरेक्ट WIP कंट्रोल अकाउंट से। इसके बाद में मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ प्रोडक्शन ओवरहेड्स की, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी जो है वो हमने हमने क्या एज्यूम करा था, वो डायरेक्ट ही होते हैं और होते भी डायरेक्ट ही हैं। तो उसके अंदर भी हमने एक्सपेंस की एंट्री भी कर ली थी, एब्जॉर्प्शन की एंट्री भी कर ली थी, एंड ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट की भी जो है वो हमने जनरल एंट्री जो है वो अच्छे से कर ली थी। इसके बाद में हमारे पास में बताओ फिफ्थ पॉइंट कौन सा था। फिफ्थ पॉइंट जो है वो कौन सा होगा, देखो हमने जो है डायरेक्ट मटेरियल पढ़ लिया, डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री सीख ली, डायरेक्ट लेबर की सीख ली, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की सीख ली, फैक्ट्री ओवरहेड की सीख ली। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की जो है वो एक्सपेंस के टाइम पर और एब्जॉर्प्शन के टाइम पर क्या एंट्री रहने वाली है वो सीख लो। कौन सा केस आ जाता है हमारे पास में, सिक्स्थ केस आ जाता है हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का जो है वो हमने केस पढ़ लेते हैं, एक्सपेंस के टाइम पर क्या एंट्री रहने वाली है एंड एब्जॉर्प्शन के टाइम पर जो है वो क्या एंट्री रहने वाली है। देखो वेदर वो एक्सपेंस का है, वेदर वो जो है वो एब्जॉर्प्शन का है, ठीक है, वो क्या रहेगा, दोनों में अलग अलग एंट्री रहने वाली है। देखो एक्सपेंस के टाइम पर तो क्या करो, खर्चे को बुक कर लो एडमिनिस्ट्रेशन के, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, हमने खर्चे को बुक कर लिया। और वैसे तो होना चाहिए कैश या बैंक, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये कैश, बैंक, पर्सनल, रियल अकाउंट वगैरह नहीं होते। यहाँ पर जो है वो एंट्री को कहाँ से रूट करा जाता है, GLA से। तो क्रेडिट किसे कर देंगे, GLA को। अब अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं, तो हमने एक्सपेंस के टाइम पर जो है वो खर्चे को डेबिट करा था, एब्जॉर्प्शन के टाइम पर उसी चीज़ को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। तो टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, ये हो गया हमारे पास में क्रेडिट हो जाएगा, ये हमारे पास में क्रेडिट हो गया। अब हमने कॉस्ट शीट वगैरह के अंदर एक बात जो है वो पढ़ी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का लिंक जो है वो किसके साथ होता है, फिनिश गुड्स के साथ में होता है। अब सारी WIP की सारी एडजस्टमेंट हो गई, अब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के अंदर उसका लिंकेज जो है वो किससे होता है, फिनिश गुड्स से। तो इसकी रूटिंग भी जो है वो कहाँ से, कौन से अकाउंट से करी जाएगी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट से करी जाएगी। तो एंट्री क्या होगी एब्जॉर्प्शन की, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन की जनरल एंट्री क्या रहने वाली है, क्रेडिट तो हमने समझ लिया। यहाँ पर डेबिट क्या होगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट को जो है वो क्या करा जाएगा, डेबिट करा जाएगा। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट को क्या करा जाएगा, डेबिट करा जाएगा। एंड अगर मान लो ये तो हो गई, हमने एक्सपेंस की एंट्री कर ली, यहाँ पर हमने एब्जॉर्प्शन की एंट्री कर ली। एक इंपॉर्टेंट केस आ जाता है जहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे COGS को, COGS के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे, उस केस के अंदर एंट्री क्या रहेगी, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर हम उसे जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, और हम यहाँ से फिनिश गुड से निकाल कर अब हम जो है वो उसे कॉस्ट ऑफ सेल में जो है वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फिनिश गुड्स खत्म हो जाएगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट को वो जो है क्रेडिट कर देंगे, एंड डेबिट किसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल को जो है वो हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। इसके बाद में अगला केस कौन सा आ जाता है, अगला पॉइंट किसका आ जाता है, सिक्स्थ के बाद में अब जो है वो आ जाता है हमारे पास में, सेवन्थ आ जाता है हमारे पास में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो अब सीखने की बारी है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अगर एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, एंड एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा। देखो जब भी एक्सपेंस होगा तो क्या करेंगे, खर्चे को डेबिट कर देंगे, लेकिन क्रेडिट जो है वो कैश या बैंक को नहीं करेंगे, हम जो है वो क्रेडिट किसे करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग ने हमारे को सिखाया कि क्रेडिट किसे करो, सारी एडजस्टमेंट जो है GLA अकाउंट से करो। तो हमारी एंट्री होने वाली है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। एंड अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं, यहाँ डेबिट हुआ तो क्रेडिट किसे क्या हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब एक बात समझो, कॉस्ट शीट वगैरह ने जो है हमारे को क्या सिखाया था कि जो हमारी जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वगैरह के खर्चे हैं, तो वो जो है वो खर्चे जब भी उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो किया जाता है, जब भी उन खर्चों का क्या करा जाता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह किया जाता है, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनते हैं। तो जब इसका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा तो इसे कहाँ से चार्ज करा जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से जो है वो चार्ज करा जाएगा। सो वी हैव टू डेबिट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हम किसे डेबिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देंगे। अब एक बात समझो, इसके अंदर हमारे को एक ट्रांसफ़र एंट्री भी करनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा हमारे पास में, एक जो ये कॉस्ट ऑफ सेल है इसके अंदर हमारे को इसको ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। तो हम जो है उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, जितना भी हमारा जो है वो जितना भी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल थी,
वो हम जो है सारी की सारी ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, कॉस्टिंग P&L अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री क्या रहने वाली है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट जो है वो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स को, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने उसे ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया अच्छे से, और ये एंट्री जो है वो हो गई। यहाँ पर जो है वो क्लब्ड अमाउंट को जो है वो ट्रांसफ़र करा जाएगा, जितना भी कॉस्ट ऑफ सेल था उतना, प्लस में जितना भी हमारा फिनिश गुड्स के अंदर पड़ा हुआ था उतना, तो टोटल अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र जो है वो होता है। सिंपल सी बात है, आप जो है बस ये याद रखो कि एंट्री ये होगी कि कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रूटिंग कर दी जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल जो भी होगा वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रूटिंग कर दी जाएगी। अगर मैं बात करूँ नॉर्मली कि मैं जो है वो, अगर मैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाते हैं, तो हम खर्चे को कहाँ पर लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो हमने सारे खर्चे जो है वो यहाँ लिखते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ है, तो इसीलिए जो है वो आप ये भी देख सकते हो कि यही एंट्री हमने पास करी है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या लिखा है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल, यही हमने एंट्री पास करी है ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। अब बारी आ जाती है कि सेल डालने की बारी आ जाती है। तो हम यहाँ पर अगर सेल डाल देंगे, एंड अगर हम जो है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को कंपेयर कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा या तो हमारा लॉस निकल जाएगा। तो आपको जो है वो ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमने जो है कॉस्ट ऑफ सेल सब कुछ डाल दिया, अगर अब हम सेल डाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। आई होप यू गाइज एग्री विद मी। अब एक बात समझो, मैंने जैसे आपको बताया ही है कि हम जो है वो कॉस्टिंग के अंदर जो है वो हम किस चीज़ को जो है वो नहीं देते, हम क्या नहीं लिखते, रियल अकाउंट वगैरह और पर्सनल अकाउंट वगैरह नहीं लिखते। तो हम जो है वो डेटर और क्रेडिटर वगैरह को जो है वो डेबिट नहीं करेंगे, हम किसे करेंगे, और सेल्स को भी नहीं करेंगे डेबिट, हम जो है वो GLA से रूटिंग करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, अब तो हो गया, यहाँ पर हमारे 7 पॉइंट हो जाते हैं, और इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट किसका आ जाता है, सेल का। सेल की जो है वो एंट्री क्या रहने वाली है, सेल्स की एंट्री जो है वो क्या रहने वाली है वो समझो। देखो सेल्स के केस में एंट्री क्या हो जाएगी, GLA अकाउंट डेबिट, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास में सेल की एंट्री। सिंस एक बात समझो, अगली एंट्री आ जाती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट जो है वो किससे बिलोंग करता है, ओनर से बिलोंग करता है, जो कि हमारे पास में, और ये प्रॉफिट जो है वो हमारा क्या रहने वाला है, प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो हमारे पास में जो क्या रहने वाली है, बैलेंसिंग फिगर जो है वो रहने वाली है। एंड ये पर्सनल अकाउंट वगैरह से बिलोंग करता है, तो इसीलिए इस प्रॉफिट को जो है वो रूट कहाँ से करा जाएगा, प्रॉफिट जो है वो नहीं लिखेंगे, हम उसे GLA से जो है उसे क्या करेंगे, रूट आउट करेंगे। तो हमारी जो है जर्नल एंट्री क्या रहने वाली है, किस केस के अंदर, प्रॉफिट के केस में क्या रहने वाली है वो समझो बात को। 9th केस इज प्रॉफिट की एंट्री। प्रॉफिट के केस में जो है वो क्या एंट्री रहने वाली है, एंट्री क्या रहेगी प्रॉफिट के केस में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू GLA, टू GLA अकाउंट प्रॉफिट के केस में। एंड अगर यही प्रॉफिट ना होकर लॉस होता, तो रिवर्स एंट्री GLA अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद में हमारे पास में एक लास्ट चीज रह जाती है, अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी की। अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी की जो की चीज़ हमने कहाँ पर पढ़ी थी, जब हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड जो है वो पढ़ा था, तब हमने जो है वो सीखी थी अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी क्या होती है। देखो अंडर रिकवरी होगी तो क्या जनरल एंट्री पास होने वाली है, एंड ओवर रिकवरी जो है वो होगी तो क्या जनरल एंट्री पास होने वाली है, वो बात को समझो। ठीक है, उस बात को समझो कि अंडर रिकवरी होगी तो क्या जनरल एंट्री रहने वाली है, एंड ओवर रिकवरी होगी तो क्या जनरल एंट्री रहने वाली है। तो टॉकिंग अबाउट कि जो है वो ऐसा हो सकता है कि कोई खर्चा जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया है, एंड कुछ खर्चा जो है वो कम एब्जॉर्ब हुआ है। अगर कुछ खर्चा है वो कम एब्जॉर्ब हुआ है तो मतलब अंडर रिकवरी हुई है, एंड अगर कुछ खर्चा ऐसा है जो ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, ओवर रिकवरी जो है वो बोलते हैं। देखो ओवर रिकवरी के केस में क्या होता है कि हमने जो है ज़्यादा रिकवर कर लिया है, लेकिन मतलब उसको जो है कम करो। एंड अगर अंडर रिकवरी की बात करूँ, मतलब कम चार्ज हुआ है उसको जो है वो ज़्यादा जो है वो चार्ज करो, ज़्यादा जो है वो उसको और चार्ज करो। तो अगर जो है वो अंडर रिकवरी होगी तो हम उस खर्चे को और चार्ज करेंगे, कैसे कर देंगे, उस खर्चे को और चार्ज हम जो है वो उस खर्चे को क्रेडिट करके, डेबिट क्या करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर से ही रूट करेंगे उस खर्चे को। एंड अगर ओवर रिकवरी है, ज़्यादा रिकवरी हो गई है, तो उस खर्चे को जो है वो कम कैसे करेंगे, रूटिंग कर देंगे उसे, डेबिट कर देंगे उसे।
एंड रूटिंग कहाँ से कर रहे हैं हम, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो है वो रूटिंग कर रहे हैं। तो इससे हमारा खर्चा जो है वो एक तरह से कम हो जाएगा, जो हमने ज़्यादा रिकवर कर लिया है, ओवर रिकवरी जो कर ली है हमने। एक बात आपको समझ के चलनी है, चाहे वो अंडर रिकवरी हो चाहे वो ओवर रिकवरी हो, वो एबनॉर्मल रीज़न की वजह से ही जो है वो अंडर रिकवर या ओवर रिकवर जो है वो होता है। एक बात समझो, जितने भी ज़्यादा अमाउंट से हमने उसे क्रेडिट कर दिया है, उतने ही अमाउंट से हम क्या कर देंगे, उसे डेबिट जो है वो कर देंगे। जितने भी ज़्यादा अमाउंट से हमने क्रेडिट किया है, उतने ही ज़्यादा अमाउंट से हम जो है वो डेबिट कर देंगे, उसके इफेक्ट को क्या करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। एक बार हमने जर्नल एंट्रीज पास आउट कर ली, उसके बाद में लेजर अकाउंट तो बहुत ईजिली जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा नॉन इम्प्रेस सिस्टम जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाता है। जो नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग वाला है ना, नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स वगैरह है, वो वाला टॉपिक हमारा अच्छे से ख़त्म हो जाता है। अब हम जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रल वाला। तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, बस डिफरेंस जो है वो समझ लेना है कि डिफरेंस जो है वो क्या होता है, नॉन इंटीग्रल सिस्टम एंड इंटीग्रल सिस्टम में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा डिफरेंस होता है, कहाँ कहाँ पर आएंगे वो जो है वो इंटीग्रल सिस्टम के अंदर। इंटीग्रल सिस्टम के अंदर चेंजेस कहाँ कहाँ पर आएंगे, जहाँ जहाँ पर हमने जीएलए लिखा था वहाँ वहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश वर्ड आ जाएगा। वहाँ वहाँ पर क्या वर्ड आ जाएगा, कैश वर्ड आ जाएगा। तो पहले हमने जो मटेरियल के अंदर मटेरियल परचेज के अंदर एंट्री जहाँ पर जो है जीएलए लिखा था, वहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट ऑब्लिक कैश आ जाएगा। जीएलए की जगह क्या आ जाएगा, क्रेडिट ऑब्लिक कैश आ जाएगा। मतलब अगर क्रेडिट में सामान खरीदा तो क्रेडिट, मतलब क्रेडिटर वगैरह, क्रेडिटर वगैरह, क्रेडिट नहीं क्रेडिटर वगैरह, या फिर कैश आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि अगर जो है वो यहाँ पर परचेज रिटर्न वाला केस हो जाता है, तो परचेज रिटर्न के केस के अंदर क्या करेंगे हम, परचेज रिटर्न का केस होगा तो वहाँ पर हमने जो है वो इसकी विपरीत एंट्री पास करी होती है कि जीएलए अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो जी और परचेज रिटर्न के केस में जीएलए को डेबिट नहीं करते हुए हम क्या करेंगे, क्रेडिटर या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी एंट्री परचेज रिटर्न की। दूसरा मैं बात करूं इंटीग्रल में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड जो है वो यूज़ ना होते हुए क्या यूज़ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड जो है वो यूज़ होता है। तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो वर्ड यूज़ होता है, ना कि कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज़ होता है। और मैं बात करूँ एब्जॉर्प्शन की किसी एंट्री के अंदर, देयर इज़ नो डिफरेंस इन एनी एंट्री, कि जो भी एब्जॉर्प्शन की कोई भी एंट्री होगी उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है। दूसरा चेंज जो इंटीग्रल में आ जाता है वो ये आ जाता है कि जहाँ पर हमने एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड करी थी, वेजेस की एंट्री क्या रिकॉर्ड करी थी, वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट। तो यहाँ पर जीएलए की जगह जो है वो आपको क्या लिखना पड़ेगा इंटीग्रल सिस्टम में, कैश अकाउंट या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ठीक है। कैश या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगर मान लो वो अभी आपने पे नहीं करा है तो वो आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख दोगे आप। फिर मैं बात करूँ तो क्या कोई जो है वो एब्जॉर्प्शन के अंदर कोई चेंजेस है वेजेस में, द आंसर इज नो, कोई चेंजेस जो है वो नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जीएलए लिखा है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जो है वो जीएलए की जगह जो है वो क्या आ जाएगा, कैश ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो आ जाएगा जीएलए की जगह। इसके अंदर कौन से सिस्टम के अंदर, इंटीग्रल सिस्टम के अंदर, नहीं तो नॉन इंटीग्रल में यही रहेगा। मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, इंटीग्रल के अंदर। इंटीग्रल के अंदर ये जीएलए की जगह क्या आ जाएगा, कैश या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन ओवरहेड्स की, तो प्रोडक्शन ओवरहेड की एक्सपेंस के खर्चा क्या की एंट्री क्या होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए नॉन इंटीग्रल में। लेकिन इंटीग्रल में क्या करेंगे, इस जीएलए की जगह हम क्या लिख देंगे, इस जीएलए की जगह हम जो है वो लिखेंगे कैश या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो लिख देंगे, कैश या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा कोई चेंज नहीं होने वाला है। देन इसके बाद में हमारे पास में जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की एंट्री होगी, वहाँ पर जीएलए की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी जो है वो जीएलए की जगह जो है वो इंटीग्रल में क्या लिखेंगे, कैश ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो लिख देंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो लिख देंगे इसके अंदर, एक्सपेंस के अंदर। एल्स एब्जॉर्प्शन के अंदर तो कोई चेंज होगा नहीं। इसके बाद मैं बात करूँ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर भी जो है वो जीएलए की जगह क्या आ जाएगा, कैश ऑब्लिक एक्सपेंस जो है वो आ जाएगा। ट्रांसफ़र एंट्री के अंदर जो है वो क्या होगा, एक छोटा सा चेंज रहेगा ट्रांसफ़र एंट्री के अंदर। यहाँ पर हमने जो है ट्रांसफ़र में क्या लिखा है, कॉस्टिंग पीएनएल, तो यहाँ पर क्या होगा, छोटा सा चेंज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ जो है वो सेल्स के अंदर हमने क्या एंट्री रिकॉर्ड करी थी, जब हमने सेल करी थी, तो सेल जो है वो करी थी तो नॉन इंटीग्रल में एंट्री करी थी जीएलए टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटीग्रल की, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश या फिर जो है वो डेटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो है वो एंट्री हो जाएगी। तो इन शॉर्ट पीएनएल अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय कैश या बाय डेटर आ जाएगा।
और अगर मैं जो है प्रॉफिट की बात करूं तो इसकी जो है वो एंट्री जो है वो इंटीग्रल में कैसे करी जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट वगैरह, टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा जीएलए की जगह। अगर मैं लॉस की केस की बात करूं तो लॉस के केस में जीएलए की जगह क्या हो जाएगा, जीएलए की जगह जो है वो नेट लॉस हो जाएगा। एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जगह जो है वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो जाएगी हमारे पास में इंटीग्रल के अंदर जो है वो क्या होने वाला है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, नेट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस के केस में। एंड इसके अंदर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये वाली एंट्री करने से बेटर है आप ये वाली एंट्री करना कि कैश या डेटर टू सेल एंड देन सेल को जो है पीएनएल अकाउंट में रूट करना। तो कैश और डेटर और कैश अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर डेटर टू सेल, या फिर जो है वो आप क्या एंट्री कर सकते हो, और फिर मतलब एक तो ये वाली एंट्री एंड देन सेल को जो है पीएनएल अकाउंट में लेके जाना, सेल्स टू पीएनएल, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड सेल्स टू पीएनएल। इससे सेल्स से सेल्स कट जाएगा, हो तो एंट्री यही रही है, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर ना आपको कैश या डेटर को बैलेंस दे रखा होता है, सेल का दे रखा होता है, तो आपको ऐसे रूट करना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड सेल्स टू पीएनएल, या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल एंड सेल्स टू पीएनएल। डिपेंड करता है, अगर आपको कैश मिल गया तो कैश खड़ा करोगे, नहीं तो फिर डेटर का बैलेंस जो है वो खड़ा करोगे। आई होप यू आर एनफ मैच्योर रिगार्डिंग दिस। एंड अगर मैं अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी की बात करूं तो यहाँ पर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जगह जो है वो इंटीग्रल सिस्टम में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर भी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। देखो मैं इस चैप्टर की बात करूँ ना तो इस चैप्टर के अंदर अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाता है लेजर अकाउंट का। अब इस लेजर अकाउंट के अंदर टॉपिक के अंदर जो हम क्या सीखने वाले हैं, हमें हमेशा ना कुछ कोई कोई अकाउंट्स के अंदर कन्फ्यूजन होती है। इस चैप्टर के अंदर मैं बात करूँ तो कि किस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बनाना है और किस अकाउंट को पूरा लेजर को ही क्लोज कर देना है, कि बैलेंस फिगर को कोई पर्टिकुलर अकाउंट में डाल के क्लोज कर देना है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है एंड किन अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। जिन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है तो वहाँ पर आपको बैलेंसिंग फिगर जो है वो कहाँ पर डालनी पड़ेगी, जो है वो आप लिख दोगे बाय बैलेंस ईडी या फिर टू बैलेंस बीडी, वो करके मतलब टू बैलेंस ईडी या फिर बाय बैलेंस ईडी करके वो जो है उसे क्लोज करोगे। एंड जिन अकाउंट्स का जो है वो कैरी डाउन नहीं है तो उसे क्या करोगे, आप क्लोज करोगे कोई पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर डाल के, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जिन अकाउंट्स को कैरी डाउन नहीं करना है उसके अंदर एंट्रीज को क्या करा जाएगा, आपस में जो है वो ट्रांसफर करा जाएगा। सो यस, टॉकिंग अबाउट किन अकाउंट्स का जो है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो एक तो होता है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, अकाउंट्स हैविंग कैरी डाउन किन किन का होता है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का होता है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। देन WIP कंट्रोल अकाउंट का भी जो है वो कैरिड जो है वो बैलेंस होता है, CD होता है। देन ऑफ कोर्स फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट का, एंड देन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का। तो इन सारे अकाउंट्स का जो है वो आपको एक्चुअली में जो है कैरी डाउन मेंटेन करना है। और इन तीन की बात करूँ तो रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स का, इनका तो एक्चुअली में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या बन जाता है हमारे पास में, क्लोजिंग स्टॉक बनता है। आई होप यू मस्ट नोट दिस कि जो रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड जो है वो हमारी क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट जो है वो बनते हैं। अब मैं बात बोलूँ कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर तो इन तीनों का टोटल होगा, एंड ये तीनों का टोटल जो कंबाइंड अमाउंट होगा ना वो GLA अकाउंट के अंदर जो है वो जाता है। एंड जब ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर करा जाता है तो ये सारे के सारे आइटम डेबिट हो रहे होंगे, एंड और क्रेडिट क्या हो रहा होगा, GLA अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा होगा उस ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए। हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस जो है मैच होना चाहिए, तो ये तीनों चीज़ें डेबिट हुई हैं क्योंकि ये हमारे लिए स्टॉक है, तो वो डेबिट होंगी ट्रायल बैलेंस के अंदर। एंड GLA अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इन तीनों के समेशन से इक्वलेंट तक का जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। एंड क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन जो है वो मांगता है कि हमारे को ट्रायल बैलेंस बना के दो। क्वेश्चन आ जाता है कौन से जो है वो अकाउंट है जो कि जो है वो कैरी डाउन नहीं होते हैं, कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका कैरी डाउन नहीं होता है, नॉट हैविंग कैरी डाउन, जिनका कैरी डाउन नहीं होता है, जो भी बेसिकली खर्चों वाले अकाउंट है ना उनका जो है वो क्या नहीं होता, CD नहीं होता। तो एक तो हो गया वेज कंट्रोल अकाउंट। और कौन कौन से हैं जिनका नहीं होता, और कौन कौन से खर्चे हैं, खर्चों के अकाउंट, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट, इसका कोई भी जो है CD नहीं होता। ऐसी मैं बात करूं प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, इसका भी जो है CD नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, इसका भी जो है CD नहीं होता। एंड
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इसका भी जो है वो क्या नहीं होता, सीडी नहीं होता है। अब यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट समझो, अगर मान लो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस है, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर क्वेश्चन ने जो है वो क्या कर दिया है, बैलेंस जो है वो दे दिए हैं ओपनिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये जो अकाउंट जिनका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है ना, उनका भी बैलेंस दिया हुआ है, तो आपको जो है वो बैलेंस लिखने पड़ेंगे, एज सीडी की तरह लिखने पड़ेंगे। क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको उसको सीडी की तरह लिखना पड़ेगा, उनका क्लोजिंग सीडी बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि इसको एज इट इज क्लोज मत कर देना, क्योंकि देखो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर मान लो सीडी दे रखा है, मतलब बीडी दे रखा है, तो इसका मतलब है पिछले साल जो है वो क्लोजिंग उसका सीडी बना था, तो अब उसका क्लोजिंग सीडी बना था पिछले साल, तो हमारे को इस साल भी उसका क्लोजिंग सीडी बनाना है। उसको ऐसे ही इन 5 को जो है वो उस केस के अंदर ऐसे ही क्लोज मत कर देना। किस केस के अंदर? ओनली उस केस के अंदर जहां पर ओपनिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर इन लेजर अकाउंट्स का जो है वो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो आपको क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर भी इनका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हमारा ये इंटीग्रल है नॉन इंटीग्रल सिस्टम वाला चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।